हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में जो भी 10 से 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं एंड जो IIT JEE 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन बच्चों को आई विल ट्राई टू गिव अ लिस्ट ऑफ, जिसे बोलते हैं डूज एंड डोंट्स या फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर, या फिर वो बच्चे जो भी गलतियां करेंगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान, उसके बारे में आई विल ट्राई टू डिस्कस। वैसे तो पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं, बट आई विल ट्राई टू टेक कपल ऑफ पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और जो काफ़ी बच्चे वो गलतियां करते हैं। तो जो भी मैंने पिछले 20 साल में अपने टीचिंग कैरियर में देखा है मैंने बच्चों को गलती करते हुए, उसके बारे में आई विल डिस्कस, ताकि जो अगले तुम्हारे 2 साल हैं वो प्रोडक्टिव रहें और रिजल्ट ओरिएंटेड रहें। उनका जो भी तुम मेहनत कर रहे हो उसका फुल यूटिलाइजेशन किया जा सके और रिजल्ट हमारा अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल आए। तो लेट्स स्टार्ट। This is for IIT JEE 2024 preparation and 10 to 11th moving students and points to remember. तो अगेन IIT JEE 2024 डूज एंड डोंट्स। तो सबसे पहले बात आती है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जो जर्नी स्टार्ट होगी, सबसे पहले उसमें बच्चे के सामने डायलेमा क्या होगा कि यार मैं उसके हो सकता है किसी स्कूल में पढ़ रहा हो और वहाँ पे उसके पास स्कूल इंटीग्रेटेड कोर्स लेने का भी एक ऑप्शन हो। स्कूल इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि स्कूल वाले ही गिव्स यू द फैसिलिटी, जिसमें वो स्कूल का भी पढ़ाते हैं, IIT JEE का भी पढ़ाते हैं, IIT JEE की प्रिपरेशन भी कराते हैं। एक तो ये ऑप्शन भी हो सकता है कुछ बच्चों के पास हो। दूसरा फिर हो सकता है कि वो बच्चा ऑफलाइन में जाने का सोचे। अब अगर ऑफलाइन में वो किसी बड़े शहर में है तो हो सकता है उसके पास अच्छे इंस्टीट्यूट अवेलेबल हो, बट अगर किसी Tier 2 सिटी में है या फिर उसके शहर में कोई कोचिंग अच्छा नहीं है, या कोचिंग है बट ही इज़ नॉट हैविंग दैट मच कॉन्फिडेंस इन दैट कोचिंग, तो फिर उसके सामने ये डायलेमा आएगा कि यार मैं कोटा जाऊँ या फिर दिल्ली जाऊँ, मतलब किसी दूसरे शहर में जाऊँ, या अपने शहर में जो कोचिंग है उसी से काम चलाएं। ये एक दूसरा डायलेमा हो सकता है। तीसरा फिर उसके पास एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो सोचे कि यार ऑनलाइन में भी पिछले 2 साल से तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ के ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ से भी रिजल्ट निकलते ही ऑफ कोर्स, तो ऑनलाइन में भी एडमिशन ले सकते हैं। और अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली वीक है तो ही कैन रिलाई ऑन यूट्यूब एज वेल। तो इतने सारे ऑप्शंस में उसके दिमाग में चल रहा हो कि मैं क्या करूं। तो सबसे पहले तो देखो, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और वन कैन नॉट अफोर्ड टू पे एनी फीस, देन आई विल से कि ऑफ कोर्स यूट्यूब इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यूट्यूब में पढ़ो। आज की डेट में हमारा एक चैनल है मोहित त्यागी करके, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में जो भी पूरा सिलेबस है IIT JEE के अंदर मेंस एंड एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने उसमें डाल रखा है। तो व्हाट यू कैन डू, उस चैनल से तुम पढ़ सकते हो अगर फाइनेंशियली वीक हो, और बस बुक्स खरीद सकते हो। ये ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में एक एक बुक खरीद लिया, और या फिर किसी सीनियर से मटेरियल अगर मिलता है कोचिंग का तो दैट विल बी द बेस्ट, वो मटेरियल कर सकते हो। और अगर तुम उन वीडियोज़ को फॉलो करोगे तो तुम्हें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर हमने सारा मटेरियल डाल रखा है। मतलब जैसे IIT JEE की प्रिपरेशन का हब हम आजकल कोटा बोलते हैं, तो कोटा के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट होगा, सो कॉल्ड बेस्ट होगा, उसमें जो फर्स्ट बैच में पढ़ाया जा रहा होगा, उसमें जितना भी कंटेंट वो डिलीवर करेंगे सारा तो मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो ये यूट्यूब चैनल उन सीरियस बच्चों के लिए जो सीरियसली IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग को ज्वाइन करना। अब सेकेंड बात आती है उन बच्चों की हु कैन अफोर्ड। अब उसमें भी देखो, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि वो अफोर्ड तो कर सकते हैं, बट उनको कोई मतलब मिसगाइड कर देता है कि यार कोचिंग जाओगे तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तुम तो सेल्फ स्टडी कर लो। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है, मतलब अगर पैसे की कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें कोचिंग में एडमिशन डेफिनेटली लेना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि सेम IQ के 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को तो कोचिंग वाले सारा तो पिट फॉल्स बता रहे हैं कि यार ये गड़बड़ मत करना, ये गलती मत करना, उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको जो एकेडमिक इनपुट मिला विज़ एक बच्चा जो खुद ही सब कुछ कर रहा है, वो बहुत सारे गलत परसेप्शन भी बनाएगा। ये ठीक है। प्लस एक चीज़ को पढ़ने के लिए हो सकता है उसको 8 घंटे लग जाएं, और जो बच्चा कोचिंग में उसको हो सकता है 15 मिनट में ही वो टीचर समझाते, तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। अब जिसका टाइम सेव होगा ऑफकोर्स वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, तो उसका जो लेवल है वो ऑफकोर्स काफ़ी ऊपर चला जाएगा। तो अगर सेम IQ के 2 बच्चे हैं, सेम मेहनत करें, तो जो बच्चे को गाइडेंस मिल रहा है ऑफकोर्स उसका रैंक काफ़ी अच्छा आएगा। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है तो इस तरीके से मिसगाइड ना हो कि मैं घर पे ही बैठ के पढ़ूंगा। ठीक है, ये ऐसा गलती ना करें। मेरे हिसाब से अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली कोचिंग लेनी चाहिए, उससे हमारा काफ़ी टाइम सेव होगा और जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी आएगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी विज़ जब हम खुद प्रिपरेशन करें। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इन सब में देखो, सबसे पहला था स्कूल इंटीग्रेटेड। तो आई विल से
आई विल नॉट रिकमेंड कि बच्चे को स्कूल इंटीग्रेटेड में जाना चाहिए। क्यों? उसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, ये सारा कुछ इकोनॉमिक्स है। कोटा में यू विल फाइंड कि जैसे कोटा जैसे प्लेसेस में अगर तुमने किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो शुरू के बैचेस में यू विल फाइंड गुड टीचर्स। उसके पीछे रीज़न क्या है? एक्सपीरियंस्ड एंड गुड टीचर। उसके पीछे रीज़न क्या है? कि दे हैव ए लार्ज पूल ऑफ स्टूडेंट जिससे उस टीचर को मतलब उस टीचर से जिसको पढ़ाया जा सकता है। स्कूल में यूजली क्या होगा कि कोई भी एक बैच है, उसमें ऐसा तो नहीं है, मतलब एक्सेप्शंस आर ऑफ कोर्स देयर। कहीं कहीं एक आधे स्कूल में ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में कोई एक स्कूल हो, वहाँ पे बोर्ड की क्लास में ही 100 बच्चों की क्लास में 10 बच्चों का 12 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, एक ही क्लास है, ऐसा पॉसिबल है। बट मैक्सिमम जगह पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस 100 बच्चे की क्लास में हार्डली 10-12 बच्चे तो एंथुजियास्टिक होंगे जो सीरियसली प्रिपरेशन करने का सोचेंगे। उसमें भी 1-2 बच्चों का रैंक आएगा, बाकी 2 का NIT में जाएंगे, इस तरह का चीज़ होगा। तो वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, पहली बात तो ये। तो इट इज़ नॉट वाइबल फॉर स्कूल टू हायर अ वेरी गुड फैकल्टी, क्योंकि उसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा टू टीच दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब जिसमें मिक्सड हैं, उसमें मतलब 50 बच्चा ऐसा भी होगा जो सीरियस नहीं है, बस उन्होंने स्टेटस के लिए वो तैयारी कर रहे होंगे। कोचिंग में क्या होता है कि वो यूजली इसको सेग्रीगेट कर देते हैं। अब स्कूल भी 2 तरह की चीज़ें करता है। एक तो वो खुद ही के टीचर हायर करके चलाते हैं, तो उसमें तो डेफिनेटली यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड, मतलब आई कैन बेट 99.9999% स्कूल्स में तीनों सब्जेक्ट में अच्छे टीचर मिलेंगे नहीं, एंड ज़्यादा प्रॉबिलिटी किसके तीनों में ही अच्छे नहीं होंगे। मतलब किसी किसी स्कूल में ये होगा कि 2 टीचर अच्छे हैं और 1 टीचर अच्छे का मतलब ये होता है कि जो उस लेवल तक पढ़ा पाए, ये ठीक है। अब उसमें काफ़ी जगह टीचर की भी गलती नहीं होती, क्योंकि जो मिक्स्ड है, जो बैच का मिक्स्ड है, उसमें एक बहुत अच्छा बच्चा भी बैठा हुआ है, एक एवरेज भी बैठा हुआ है और एक बिलो एवरेज भी बैठा हुआ है। तो जब वो सारे बैच को एक साथ लेके चलेगा तो उसे एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे पढ़ाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जो बहुत अच्छा बच्चा है उसका टाइम वेस्ट हो रहा होगा, और जो बिलो एवरेज बच्चा है उसको आधा चीज़ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मतलब जो टीचिंग होगी वो कॉम्प्रोमाइज्ड टीचिंग होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि बच्चे के हिसाब से उसको इनपुट दिया जा रहा है। प्लस अगर स्कूल का किसी के साथ टाइप भी है, तो भी जो टाइप वाला इंस्टीट्यूट है, मतलब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, बट वो टीचर यूजली वो भेजेगा जो ट्रेनिंग में हो या फिर जो जूनियर लेवल पे टीचर्स हो। क्यों अच्छे टीचर नहीं भेज सकता? क्योंकि अगेन उसको इस इकॉनमी नहीं बैठेगा। एक टीचर अगर उस सेंटर से स्कूल में जा रहा है तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। टाइम वेस्ट होने की वजह से क्या हुआ कि जो टीचर स्कूल में जाके पढ़ाएगा वो केवल एक ही बैच पढ़ा सकता है, ये ठीक है। वो ही कैनॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर 2-3 बैचेस, क्योंकि बैचेस का जो टाइम होता है उसमें यूजली अगर सेंटर पे कोई टीचर पढ़ा रहा है, अच्छा टीचर है, तो उसको 3 बैच पढ़ा सकता है, एक के बाद एक। बट उस टीचर का टाइम वेस्ट होगा। तो जो उनकी स्टार फैकल्टी है, यू विल फाइंड वो कभी भी सेंटर्स पे स्कूल्स में नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई सीरियसली प्रिपरेशन करने वाला बच्चा है उसका लॉस होता है। और बहुत सारे स्कूल में तो तुमने ये भी देखा होगा कि स्कूल में मानिए 3-4 बच्चे अच्छे हैं एक पर्टिकुलर उसमें बैच में, तो वो स्कूल इंटीग्रेटेड में रुकेंगे नहीं, वो कोचिंग में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये तो मेरे ऑप्शन से हमेशा ही अलग हो गया इफ़ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर IIT। अब आता है ऑफलाइन में 2 ऑप्शन कि हम घर में मतलब जिस Tier 2 सिटी में है वहीं पढ़ें या फिर कोटा जैसी जगह में जाके पढ़ें। तो देखो अपने दोनों के अपने पॉजिटिव नेगेटिव हैं। अगर तुम अपने शहर में पढ़ोगे और वो शहर बहुत बड़ा नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली यू वॉन्ट बी गेटिंग गुड फैकल्टी, सेम चीज़, ये ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक सब्जेक्ट में अच्छा मिल गया है, 2 सब्जेक्ट में अच्छा मिल गया, तीसरे सब्जेक्ट में अच्छा नहीं मिला, क्योंकि जो भी फैकल्टी अच्छा होगा उसके पास जैसे बोलते हैं अर्न करने की अपॉर्चुनिटी उस शहर में इतना होगा नहीं। तो दे विल बी मूविंग टू मोस्ट प्रॉब्ली कोटा, दिल्ली जैसी जगह पे या हैदराबाद जैसी जगह पे दे विल बी मूविंग फॉर बेटर कॉम्पनसेशन ऑफ कोर्स। तो इस तरह की प्रॉब्लम है। बट होम टाउन में फ़ायदा क्या है? अगर कोई बच्चा कोटा जा रहा है तो फिर उसको घर देखना है, फिर घर से वहाँ तक जाना है, अपने लैंडलॉर्ड से भी डील करना है, खाने को भी देखना है। खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारी प्रिपरेशन में। अगर हमारा शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो दिमाग भी सही से नहीं चलेगा। घर पे ये फ़ायदे हैं कि अगर घर में अगर पढ़ने का इन्वायरमेंट है, मतलब तुम्हें अगर एक रूम मिल रखा है या एक जगह मिली हुई है, तो तुम्हें बाकी किसी चीज़ की टेंशन होगी नहीं। वो सारा कुछ पेरेंट्स देखेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। और टाइम तो सेव होगा, एक मेंटल जो बॉदरेशन होती है ना कि मेरे को लैंडलॉर्ड से बात करनी पड़ रही है, कभी पानी ख़त्म हो गया, कभी ये हो गया, या खाने के लिए मेस में जाना पड़ रहा है, वहाँ पे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इन दोनों में जो बेटर
एकेडमिक इनपुट है वो ऑफ कोर्स कोटा जैसी जगह में बेटर मिलेगा, ये फॉर श्योर है, बट बाकी की जो चीज़ें हैं वो शायद हमें अपने शहर में अच्छी मिलेंगी। तो आई विल से कि अगर हमें 80% तक भी एकेडमिक इनपुट अपने शहर में मिलता है तो हमें वहीं रहना चाहिए रादर देन मूविंग टू सम अदर प्लेस। अच्छा, अब जैसे कोटा जैसी जगह में पहुंच भी गए तो देयर इज़ नो गारंटी के जो अगर हमें लोअर ऑर्डर का बैच मिला तो देयर इज़ नो गारंटी के वहाँ कोटा जाने का कोई फ़ायदा हुआ। हो सकता है कि वहाँ पे भी अगर मान लिया हमें 5वें 6ठे नंबर का बैच मिला तो वहाँ पे भी वैसे ही टीचर मिले जो तुम्हें अपने शहर में ही मिल रहे थे। तो ये मैंने दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव बताए। नाउ यू कैन डिसाइड ऑफ कोर्स। और इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर मान लिया हमने सोचा कि हमें कोटा जाके ही प्रिपरेशन करनी है, तो अगर पॉसिबल है तो पेरेंट्स में से किसी एक बंदे को तो कम से कम साथ में ज़रूर जाना चाहिए बच्चे के 3-4 महीने तक। मैं ऐसे भी नहीं कि एक हफ्ते में जाके बोल दे के सेट हो गया बच्चा छोड़ दिया, 3-4 महीने तक उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि 11th में बहुत बड़ा जंप आएगा 10th से 11th में, तो बच्चे के ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा। और उस टाइम पे हैंड होल्डिंग के लिए अगर कोई साथ में है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर हिज इंटायर करियर, जो भी आगे 25-30 साल का करियर होगा उसके लिए ये वाला टाइम बहुत क्रूशियल है बच्चे के लिए। तो अगर पॉसिबल है तो पेरेंट्स ज़रूर साथ में जाएं, ये तो मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ। ठीक है। अच्छा, इन सब का नेगेटिव ऑनलाइन में नहीं है। तो अगर मान लिया किसी बच्चे को ये डायलेमा लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैं कोई भी ले सकता हूँ, तो आई विल से कि डेफिनेटली ऑनलाइन लो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है कौन कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं, उनके साथ वेदर यू आर जेलिंग अप और नॉट, प्लस ये इकोनॉमिक भी है, प्लस ऑफलाइन की क्लासेस अटेंड करने में डेली हमारा 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। वो टाइम ऑफलाइन ऑनलाइन में सेव किया जा सकता है। वो उस 1-1.5 घंटे में अगर कोई बच्चा ज़्यादा मोटिवेटेड है वो एक्स्ट्रा पढ़ सकता है, कोई कम मोटिवेटेड है तो वो 1-1.5 घंटे में अपना मूड फ्रेश करने के लिए जो भी उसकी हॉबी है उसको परस्यू कर सकता है, ताकि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा ना आए। बेस्ट पॉसिबल इनपुट तुम्हें यहाँ पे मिलेगा ऑनलाइन में, क्योंकि टीचर को एक सेंट्रल जगह से पूरे इंडिया में पढ़ा रहे हैं, तो दे कैन मतलब ऑनलाइन वाले कैन अफोर्ड टू गिव यू बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी। प्लस यहाँ पे जो पढ़ाई है वो कस्टमाइज्ड होती है, कि ऐसा नहीं कि एक बैच में अगर 100 बच्चे पढ़ा दिए, तो जैसा अभी मैंने बोला था कि अगर एक बैच में हमने 100 बच्चे बैठा रखे हैं, उसमें कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, कुछ मीडियम वाले बच्चे भी हैं और कुछ नॉन सिंसियर बच्चे भी हैं, तो फिर नॉन सिंसियर वाले बच्चों को खुश रखना पड़ता है यूजली, मतलब जैसे हार्श ट्रुथ ऑफलाइन कोचिंग का। तो यू विल फाइंड के लोअर ऑर्डर बैचेस में स्पेशली टीचर गाने सुना रहे हैं, जोक क्रैक कर रहे हैं, तो जो एकेडमिक इनपुट था वो घट जाता है। अब कोई अच्छा बच्चा अगर ऐसे बैच में फंस जाए तो वो बेसिकली ऊपर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि दिक्कत क्या आती है कि उसको एकेडमिक कंटेंट कम मिल रहा है, तो एकेडमिक कंटेंट कम मिलने से तो वो अपने से ऊपर वाले बैच वाले बच्चों के साथ वैसे कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो मैक्सिमम लोअर ऑर्डर के जो बैचेस हैं वो मैक्सिमम बच्चों के लिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नॉन सीरियस बच्चे हैं। बट अगर उसमें 1-2 अच्छा बच्चा फंस गया तो उसके लिए दिक्कत आ जाती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने 10th तक बिल्कुल तैयारी नहीं की, तो वो जब एग्जामिनेशन देते हैं ऑफलाइन कोचिंग में तो उनकी रैंक अच्छी आ नहीं पाती, और विज़ जिस बच्चे ने 9th-10th में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है, फिर वो लोअर ऑर्डर बैचेस में फंस गया, और वहाँ पे जैसे मैंने भी बोला एकेडमिक इनपुट में डिफरेंस होता है, तो जिसकी वजह से वो ऊपर जा ही नहीं पाता। तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं, वो ऑनलाइन में नहीं है। कुछ बच्चों को ऐसा फील होगा ऑनलाइन में, जैसे पिछले 2 साल में तो प्योरली ऑनलाइन था, वहाँ से भी बच्चे पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं आईआईटी में, सारे बच्चे वही गए जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की है। तो ऑफकोर्स ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है, इफेक्टिव वे में की जा सकती है। प्लस अगर किसी को ये लगता है कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठता, तो अब आई थिंक कि अगर स्कूल खुल गए हैं तो एक वो जो डायमेंशन होती है बच्चे के लिए कि दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना, तो वो स्कूल की तरफ से कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक क्या था, कोविड लॉकडाउन में ना स्कूल जा रहा था बच्चा, ना कोचिंग जा रहा था, घर पे बैठा हुआ, तो पूरे दिन वो थोड़ी सी बोरियत हो रही थी। तो दैट थिंग वॉन्ट बी देयर नाउ ऑनवर्ड्स आई थिंक। तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो आई विल से कि डेफिनेटली ऑनलाइन इज़ ए बेटर चॉइस। बट अगर ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन में अपने शहर में या दूसरे शहर में उनके मैंने फ़ायदे नुकसान गिनाने की कोशिश की है, देन यू कैन डिसाइड योरसेल्फ। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि डू नॉट टेक सिलेबस लाइटली। शुरू में क्या होगा कि देखो यूजली जो तुम्हारी क्लासेस होंगी 11th क्लास में वो एक वीक में 3 दिन या 4 दिन होंगी, विच इज़ ए क्वाइट मैनेजेबल। बट बच्चा जब 10th से आता है तो वो उसमें भी क्या करता है कि रिलैक्स होने की कोशिश करता है, मतलब क्योंकि प्रेशर बहुत आते हैं। 3-4 क्लासेस का मतलब ये नहीं कि बाकी दिन हमें कुछ नहीं करना है, बाकी दिन में हमें होमवर्क करना पड़ता है। तो शुरू में अगर बच्चा रिलैक्स हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक बार अगर हमारा बैकलॉग बनना शुरू हो गया तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है, तो शुरू में बहुत ज़्यादा सतर्क रहें कि हम लाइटली ना लें। एक बच्चा जिसको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है आराम से 10-12 घंटे डेली पढ़ सकता है। 10-12 घंटे के अंदर जो उसकी कोचिंग की क्लासेस हैं वो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ,
इतना वो पढ़ सकता है आराम से 10-12 घंटे। और अगर कोई बच्चा 10-12 घंटे पढ़ रहा है तो चाहे मतलब एकेडमिकली वो एवरेज भी हो अभी तक, तो भी वो आराम से IIT JEE में कॉम्पीट कर सकता है, बट कंसिस्टेंटली उसे डेली 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो इनिशियल टाइम को लाइटली ना लें, डेली 10-12 घंटे तो पढ़ें, ठीक है, जिस दिन चाहे क्लास हो या ना हो। अच्छा, उसके बाद इनिशियली वापस जो अगले 2 साल हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत सोच समझ के बनाएं, मतलब फ्रेंड्स उन्हीं को बनाएं। मतलब अगर तुम और किसी शहर में जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि पहले दिन ही फ्रेंड बनाना चालू कर दो, तुम तो आराम से पहले 15-20 दिन तक रहो वहाँ पे, डिफरेंट बच्चों को देखोगे किसका कैसा जिसे बोलते हैं प्रिपरेशन चल रहा है, कौन किसकी कैसी प्रवृत्ति है जिसको बोलते हैं। और अच्छे बच्चों को, स्टूडियस बच्चों को ही फ्रेंड बनाओ, तो फिर क्या होगा, दे विल पुल यू, मतलब ईच अदर जो पुल, मतलब बंदे एक दूसरे को जो पुल करेंगे तो उससे सभी का रिजल्ट अच्छा आएगा। वैसे फ्रेंड बनाना जरूरी भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि विदाउट फ्रेंड के प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है तो आई एम नॉट सेइंग कि बनाओ, बट नॉन सीरियस बच्चों को बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। उससे क्या होगा कि चाहे तुम कितना भी मेंटली स्ट्रांग हो, वो तुम्हारी परफॉर्मेंस को नीचे खींच ही लेंगे कभी ना कभी। वो बोलेंगे मूवी चलते हैं, इधर चलते हैं। प्लस कुछ बच्चे जो अगर अपने शहर से बाहर जा रहे हैं तो पहली बार पेरेंटल कंट्रोल से बाहर जाएंगे, तो फिर गेम्स हो गया, मूवीज़ हो गया, इस तरह की टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी वो चले जाते हैं। प्लस शुरू में 11th में बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर भी आता है, तो उसको बच्चे को जैसे बोलते हैं एस्केप कुछ नहीं मिलता, तो वो हो सकता है उसे ऐसी किसी गलत आदत का चस्का लग जाए। तो ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड रियलाइज़ कि जो आगे तुम्हारा इंटायर कैरियर है वो इसी 2 साल के ऊपर डिपेंड करता है काफ़ी कुछ, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर अभी तक मान लिया घर वालों ने मूवी नहीं देखने दिया, बाहर नहीं घूमने दिया, तो 2 साल और वेट करो। यहाँ पे भी वंस इन ए ब्लू मून यू कैन गो फॉर ए मूवी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेली जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मूवी तो ठीक है, मॉल में बैठे हुए हैं बच्चे, कोटा में मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को इस तरह का टाइम वेस्ट करते हुए। फ्रेंडशिप का नया खुमार चलता है लोगों को, वहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। यू शुड अंडरस्टैंड कि जहाँ पे भी तुम जो भी टाइम वेस्ट कर रहे हो वो अल्टीमेटली तुम्हारी रैंक को नीचे ला रहा है, रैंक, और अगर ये थोड़ा सा एक लिमिट के ऊपर गया तो फिर सिलेक्शन को ही नीचे ला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहिए। और इसीलिए मैंने बोला कि अगर पेरेंट्स साथ में जा सकते हैं तो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। वैसे तो पेरेंट्स ये बोलते हैं हमें पता है कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, सभी पेरेंट्स ये बोलते हैं। जो अगर जैसे तुम कोटा में जाके जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट, कोटा में जाके अगर आप जो कोटा, तो मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैंने कोटा में पढ़ाया है 15-20 साल से, ये दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी बिग प्लेस, मतलब दिल्ली के लिए भी ट्रू है, हैदराबाद के लिए भी ट्रू है, बेंगलोर के लिए भी ट्रू है। अगर आप कोटा के मॉल में जाके देखोगे तो वहाँ भरमार मिलेगी बच्चों की। उन बच्चों के पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, वो कुछ गलत आदत पे नहीं पड़ेगा। ये मैं उन पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ करते हैं अपने बच्चों पे ना, मतलब आई विल नॉट से फेथ करते हैं, बट ये एज ही ऐसी है, तो पेरेंट्स इस बात का जरूर ध्यान रहे। मतलब पेरेंट्स को काफ़ी बैलेंस्ड रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ पे बच्चे को टोक रहे हैं कि तू पढ़ी नहीं ना, इस एक्सट्रीम पे भी ना जाए और दूसरे एक्सट्रीम पे भी ना जाए कि बच्चा बहुत हमारा समझदार है, सब कुछ खुद कर लेगा। एक वॉच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक बार बच्चा प्रिपरेशन करना चालू कर दे, उसके मार्क्स आने शुरू हो जाएं, तो फिर उसको कुछ नहीं चाहिए, फिर वो सेल्फ मोटिवेशन से निकालता चला जाएगा। बट वो इनिशियल 3-4 महीने ऑब्जर्व करना और उसको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, देखो आगे चल के 99.99% बच्चों के साथ जो एकेडमिक प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा फील होगा उनको, ठीक है। अब उसमें कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जैसा मैंने बोला कि गलत आदतों में पड़ जाएं, भटक जाएं, प्रिपरेशन ही छोड़ दें। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि फ़ाइट मारेंगे, बट उन्हें अगर ढंग से नहीं पता है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, क्या प्रायोरिटाइज़ करना है, तो कुछ बच्चों के साथ क्या होगा कि तीनों सब्जेक्ट वो एक साथ चला ही नहीं पाएंगे। कभी 2 सब्जेक्ट पढ़े तो तीसरे में मार्क्स नहीं आ रहा है, फिर वो वाला सब्जेक्ट लिया तो इसमें मार्क नहीं आ रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है जैसे मैंने बोला कि अगर लोअर ऑर्डर बैच में मान लिया कोई बच्चा पहुंच गया और उसे मान लिया फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, तो वो क्या करेगा कि फिजिक्स को इग्नोर करना चालू कर देगा। उसे लगेगा कि यार फिजिक्स पढ़ने से मार्क्स तो आते नहीं, केमिस्ट्री पढ़ने से मार्क्स आते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ते जाओ। बट बेस्ट पॉसिबल रैंक के लिए और सिलेक्शन के लिए तीनों सब्जेक्ट हमारे अच्छे होने चाहिए, तभी बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगी। तो अगर मैंने एक सब्जेक्ट को छोड़ दिया तो उसे मतलब वो और नीचे चलता ही चला जाएगा और लास्ट में जाके वो सिलेक्शन को नहीं होने देगा, सिलेक्शन पे बात आ जाएगी। तो इसलिए हमारे तीनों सब्जेक्ट बैलेंस होने चाहिए। और मेरे को ये पता होना चाहिए कि
दो मतलब ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में मैं बिल्कुल सारा जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं डीपीपी हैं सारा कर रहा हूँ और बाकी दूसरे को बिल्कुल छोड़ दिया। नहीं, तीनों के हमें लेक्चर देखने हैं और जो मेंस लेवल की एक्सरसाइज है पहले वो तीनों की ख़त्म करो, फिर उसके बाद एडवांस लेवल की एक्सरसाइज पे जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पहले में तो मेंस और एडवांस सब कुछ कर लिया, दूसरे में टाइम ही नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तीनों सब्जेक्ट का एक मिनिमम हमने इंश्योर किया, फिर अगले स्टेप पे गए। तो अगर वो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद फोर्थ हो गया रिवाइज सिलेबस टाइम टू टाइम। बच्चे पढ़ते चले जाते हैं और मतलब रिवीजन बिल्कुल नहीं करते, फिर 1 साल बाद या 2 साल बाद उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी तुम जहाँ पे तुमने एडमिशन लिया वहाँ पे वो रेगुलरली प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे। उन टेस्ट के बीच में कम से कम हमारे पूरे सिलेबस का एक बार हमें रीडिंग लगानी चाहिए, ताकि हमें चीज़ें याद रहें, फॉर्मूले याद रहें, अप्रोचेज याद रहें, और लास्ट में यू विल फील कॉन्फिडेंट। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो लास्ट में तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा, तो हमें लगेगा कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ 1 साल पढ़ने का या 2 साल पढ़ने का। तो रिवीजन इज़ मस्ट। उसके बाद अवॉइडिंग टेस्ट। कुछ बच्चों को देखो, ऑफ कोर्स 10 तक हमें 100 में से 100 में से 95 ऐसे मार्क्स लाने की आदत होती है। यहाँ पे जब जाएगा तो इस तरह की चीज़ों की 100 में से 12 मार्क्स आ रहे हैं, 100 में से 23 मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे हमें मतलब हतोत्साहित नहीं होना है। मतलब उसका ये मतलब नहीं कि हम टेस्ट देना ही छोड़ दें, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि टेस्ट देंगे उसके मार्क्स कम आएंगे फिर पेरेंट्स चिल्लाएंगे। ऐसा नहीं है। जो भी टेस्ट दिया जा रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी है कि जब एक्चुअल पेपर होगा उसी का सिमुलेशन है। तो जो भी यहाँ पे गलतियाँ करोगे कम से कम हम एक्चुअल पेपर में तो नहीं करेंगे। तो टेस्ट हमें ज़रूर देना चाहिए, चाहे कितने भी मार्क्स आए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेस्ट दोगे तो तुम्हारे पास एक एम रहेगा शॉर्ट टर्म वाला ना, जो भी तुम्हारे 3 वीक में या 1 महीने में जो भी टेस्ट हो रहा होगा, उस शॉर्ट टर्म में अगर तुम अपने को अप टू डेट रखोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन सही चलती रहेगी। तो टेस्ट इज़ ए वेरी इफेक्टिव टूल टू कीप योर प्रिपरेशन ऑन द ट्रैक। ठीक है, अगर मेरे को लगता है एक सब्जेक्ट वीक है इसमें रिवीजन नहीं किया तो करो भाई, एक्स्ट्रा टाइम निकालो। 12 घंटे के बजाय 13 घंटे पढ़ो, 14 आवर्स पढ़ो 1-2 वीक के लिए, उस 2 घंटे में एक्स्ट्रा रिवीजन करो। तो टेस्ट देना नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बैकलॉग मैनेजमेंट। मतलब जो भी तुम्हारी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसी के साथ हमें कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा बैकलॉग हो गया। अगर बैकलॉग एक बार उस साइकिल में फंसे तो फिर क्या होगा कि मान लिया मेरा एक चैप्टर ढंग से नहीं हो पाया, कुछ भी रीज़न हो गया कि मैं मतलब लापरवाह हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, हो सकता है कुछ बच्चे बीमार भी पड़ जाएं, उसकी वजह से एक चैप्टर चला गया। अगर बीमार पड़ जाएं तो उसके बाद जब सही हुए तो फिर हम जो भी बचा हुआ टाइम है 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लगाएं और उस चीज़ को ज़रूर कवर करें जल्दी से जल्दी पॉसिबल। अदरवाइज़ क्या होगा कि उस पर बेस्ड जो अगर अगला चैप्टर है वो भी समझ में नहीं आएगा। अब पिछले को करोगे तो अगला निकल जाएगा। तो एक मिनिमम लेवल तक हम जो पुराने अगर कोई मतलब बीमार होने की वजह से छूट गया है तो उसको एक मिनिमम लेवल तक करके फिर हम कोर्स के साथ जल्दी जल्दी करें, मतलब जल्दी जल्दी अप टू डेट हो जाएं कोर्स के साथ। और भले उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, मतलब ऐसे बैठे ना रहें, इसको हम निगलेक्ट ना करें। किसी किसी जगह पे भी ऐसा हो सकता है कि मान लिया फिजिक्स हमें समझ में नहीं आ रही, जैसा मैंने अभी बोला कि लोअर ऑर्डर बैचेस में फिजिक्स, तो मैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मान लिया मैं समझ में नहीं आ रहा, तो हम ऐसा नहीं कि उस प्रॉब्लम को देखते रहें, देखने से वो सॉल्व नहीं होगी ये, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और तुरंत ही स्टेप लेने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हम 3 महीने तक सोच ही रहे हैं। अगर तुमने एक बार एफर्ट मारा और 2 बार एफर्ट मारा, फिर तुम्हें लग रहा है कि यार इन टीचर के साथ मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी, तो फिर तुम्हें करेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब करेक्टिव स्टेप्स में क्या हो सकते हैं, अगर तुम देखो ऑफलाइन में पढ़ रहे हो बाकी दोनों सब्जेक्ट तुम्हारे सही हैं, तो यू कैन रिलाई ऑन आर यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ठीक, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई पैसा एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने बेस्ट पॉसिबल जो भी कंटेंट है वो सारा डाल रखा है, बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक। मतलब कोई बच्चा ये बोलता है कि मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता, तो कोई बात नहीं, तो जीरो से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाया गया है, आराम आराम से पढ़ाया गया है। तो अगर मान लें हमारी फिजिक्स वीक है तो हम फिजिक्स के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब आई विल नॉट से कि हम तीनों सब्जेक्ट यूट्यूब से भी पढ़ें और तीनों सब्जेक्ट ऑफलाइन से भी पढ़ें। मतलब एक ऑफलाइन से ही 3 सब्जेक्ट पढ़ने में नानी याद आ जाएगी, उसी के साथ कोप अप करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो 2-2 जगह से पढ़ना तो इज़ इम्पॉसिबल। बट अगर एक सब्जेक्ट वीक है तो फिर हम थोड़ा सा स्ट्रेच होकर कर सकते हैं कि यूट्यूब से भी हम पढ़ लें, और ऑफ कोर्स सीक्वेंस तो वही फॉलो करें जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में चल रहा है, अगर हम ऑफलाइन में एडमिशन लिया है तो। और उसके लिए जैसे हमने बोला कि मोहित त्यागी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का इंटायर सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, ठीक है। और ये मेंस
प्लस एडवांस दोनों के लिए सफिशिएंट है। अब बच्चे पूछते हैं सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है। ये तो उल्टा चीज़ है कि तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे अगर हमने किसी चैप्टर में मान ली 50 वीडियो डाले, अगर तुमने 40 भी देख ली तो भी कल्याण हो जाएगा उस चैप्टर में, मतलब तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 50 देख ली तो एडवांस के लेवल तक का हो सकता है। और अगर तुम कमेंट्स में जाके पढ़ोगे वीडियो के नीचे तो यू विल फाइंड कि मैनी स्टूडेंट्स टॉप 100 तक भी पहुंचे हुए पढ़ के ना, केवल यूट्यूब चैनल से पढ़ के भी टॉप 100 तक रैंक लाए हुए हैं। तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो अगर अनफॉर्चुनेटली किसी ऐसे बैच में फंस गए हो जहाँ पे एक सब्जेक्ट तुम्हारा नीचे जाता जा रहा है, तो यू कैन रिलाई ऑन दिस। उसके लिए देखो तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हम प्रॉब्लम को देखते रहें, वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये था वो मोटे मोटे पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, और इनको हम ध्यान में रखें और मेहनत करें। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो भी आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे नॉन सिंसियर या जैसे बोलते हैं कि जिनकी एक्सपर्टीज़ है ही नहीं वो भी ज्ञान दे रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे तो बच्चे ही अभी जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं वही ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन करना इज़ ए डिफरेंट थिंग। और जिस टीचर के पास एक्सपीरियंस है 10-20 सालों का, उन्होंने हर तरह के स्टूडेंट्स को देखा होगा। अगर कोई स्टूडेंट मान लिया बता रहे कि मैंने तो ऐसे सेलेक्ट किया, तो हो सकता है कि उसको ये वाली जो स्ट्रैटेजी है वो काम कर गई हो, बट बच्चे तो डिफरेंट तरह के होते हैं और उसको तो हर बच्चे का एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इसलिए थोड़े बहुत टिप्स हम जरूर ले सकते हैं, सुननी सबकी चाहिए, बट जो गाइडेंस है वो प्रॉपर एक्सपर्ट का ही होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, 6 महीने बाद किसी मान लिया हमने एक ऐसी जिसे बोलते हैं ना ऐसी स्ट्रेटजी पे काम किया कि जो बेकार स्ट्रेटजी है, तो हो सकता है हमारे 6 महीने लूज हो जाए। तो इसलिए एक्सपर्ट पे भरोसा रखें। और हमारे चैनल पे ईच एंड एवरीथिंग डिस्कशन किया जाता है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो, टिप्स हो, ट्रिक्स हो। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको एज ए इंश्योरेंस ऑफ योर प्रिपरेशन सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बच्चे अगर मान लिया ऑनलाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारा कंपटीशन का एक बैच है प्रथम 5 विच वी आर स्टार्टिंग, तो यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इस बैच के बारे में मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। स्टार्टिंग डेट जो है वो हमारा 25 मई से स्टार्ट होगा, और क्लासेस जो ख़त्म होगा, क्लासेस एंडिंग डेट वो 31 मतलब जनवरी के लास्ट तक मान सकते हो, 23 में। तो क्लासेस ख़त्म होने का मतलब क्या है कि हम मतलब रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड वीडियो देंगे कि आज पीसीएम का पहला लेक्चर आया, फिर 2 दिन बाद दूसरा लेक्चर आया। अब 2 दिन बाद वो पहला लेक्चर भी अवेलेबल होगा, आपको दूसरा लेक्चर भी अवेलेबल होगा, बट तीसरा लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा 2 दिन बाद। वो जब भी शेड्यूल होगा उसके बाद तभी आएगा। एक बार जब वो लेक्चर आ गया तो उसके बाद वो तुम्हारे डैशबोर्ड में पूरे साल रहेगा। तो ये जो डेट है वो बेसिकली किसका डेट है, जब तक हमारी क्लासेस शेड्यूल्ड होंगी, बट वो उन क्लासेस का एक्सेस जो है वो तुम्हें 30 अप्रैल तक रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो कोर्स ख़त्म हो गया हमारे, मतलब वीडियो आने बंद हो गए, बट उसके बाद भी वो वीडियो तुम्हारे डैशबोर्ड में अवेलेबल रहेगा। तो कोई बच्चा अगर कोई चैप्टर छूट गया, उसको वापस पढ़ना चाहता है, रिवीजन करना चाहता है, तो अप्रैल के लास्ट तक उसके पास अवेलेबल रहेगा। और अगर मान लें कोई बच्चा हमारे साथ, मतलब ये तो 11th के लिए हो गया, और फिर वो 12th में भी हमारे पास एडमिशन लेता है, तो फिर उसके लिए ये वाला बैच ओपन रहेगा जब तक जेई का एग्ज़ाम 24 में नहीं हो जाता। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद कोर्स फीस क्या है, कोर्स फीस इज़ 26,400 रुपीज़। और क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक दिन में 3 क्लासेस होंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का 1.5 आवर 1.5 आवर, मतलब पहली क्लास 1.5 आवर, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर दूसरी क्लास 1.5 आवर, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर तीसरी क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का। और ऐसा 3 और 4 दिन होगा, मतलब कुछ दिन 3 की फ्रीक्वेंसी से चलेगा पर वीक, और फिर 4 की फ्रीक्वेंसी से चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट जो है, मतलब पढ़ तो लिया हमने, उसके बाद जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा वो एवरी 3 वीक्स में एक टेस्ट होगा ये। ठीक है, तो एवरी 3rd संडे विल बी ए प्रैक्टिस टेस्ट, जिसका प्रॉपर एनालिसिस तुम्हें दिया जाएगा और जहाँ से तुम अपनी प्रोग्रेशन गेस कर सकते हो। हाँ, उसके बाद अगर हम कोर्स के फीचर्स की बात करें तो बहुत क्विकली मैं बता सकता हूँ। वी विल हैव शेड्यूल्ड वीडियो लेक्चर्स, मतलब लाइव लेक्चर्स नहीं है, शेड्यूल्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। उसके तुम्हें किसी भी तरह की कोई बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय अस, ग्रेडेड मटेरियल विद टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन। सभी का टेक्स्ट सोल्यूशन अवेलेबल है एंड वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है। ग्रेडेड का मतलब क्या है कि पहले
मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, फिर और भी टफ क्वेश्चन होंगे जो बच्चा अंडर 100 कर रहा होगा। मतलब मटेरियल में तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये कर लो यही बहुत है। 99% बच्चों से जितना मटेरियल लेते हैं वही नहीं कंप्लीट होगा। जो 80% करेगा उसका एडवांस का 5000 के अंदर रैंक आ जाएगा, जो 100% करेगा उसका 100 के अंदर रैंक आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसकी एक हम फिजिकल कॉपी भी बच्चे को भेजते हैं। जो अपनी शीट्स है उसका जो क्वेश्चन वाला पार्ट है केवल उसका हम एक शीट भेजते हैं बच्चों के पास, और सोल्यूशन ऐप के ऊपर ही अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद भी अगर बच्चों के पास डाउट रहता है तो हमारा डाउट क्लियरिंग के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। टेलीग्राम चैनल पे वो पूछ सकता है, और डेली हमारा लाइव डाउट काउंटर भी लगता है। जूम क्लासेस होती हैं डेली, तो ऐसे हो गए जैसे 12 बजे से 1 बजे तक या 12 से 12:40 तक फिजिक्स की क्लास होगी। तो अगर तुम्हें फिजिक्स में डाउट हो तो डेली किसी भी दिन जाके पूछ सकते हो, संडे को छोड़ के 6 डेज जो हुए वर्किंग डेज हैं वहाँ जाके तुम अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। मतलब डाउट में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रेगुलर टेस्ट हमारे होते हैं, जैसे हमने बताया 3 वीक पे एक टेस्ट होगा। कंप्लीट गाइडेंस, मतलब तुम्हें अगर हमारे इस बैच में एडमिशन लिया तो तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। KVPY कब होगा, उसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, ओलंपियाड कब हो रहा है, ये ठीक है, सारा गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय अस। जो बाकी के एग्ज़ाम्स हैं या फिर कौन कौन से फॉर्म भरने चाहिए, यहाँ पे सब कुछ आ गया। किसी को अगर वैसे कोई नॉन एकेडमिक डाउट है तो भी वो टीचर से बात कर सकता है ऑफकोर्स। और बाकी के जो एग्ज़ाम्स हो गए, बोर्ड एग्ज़ाम हो गए, उससे रिलेटेड भी इनपुट हम देते हैं। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमने बच्चों को बोर्ड्स की क्लासेस भी दी थी। ठीक है, अगर तुम मान लिया तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, वहाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, वेल एंड गुड, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो जहाँ पे स्कूल में अच्छा इनपुट नहीं दिया जा रहा है, तो वो बोर्ड की क्लासेस भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसी के अंदर सारा कुछ मतलब दिस इज़ ए कंप्लीट पैकेज। एक बार आपने ले लिया तो फिर IIT JEE और बोर्ड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दिस इज़ इट, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। जो ये बैच है अगर वो कोई बाय करना चाहता है तो गूगल प्ले स्टोर पे कंपटीशन डिजिटल के नाम से हमारा एक ऐप है, वहाँ पे यू कैन बाय दिस कोर्स। एंड फिर भी कुछ अगर इंक्वायरी करना है, कुछ पूछना है, तो तुम इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो, दैट इज़ 7410900990। ये तो कॉमन है सभी के अंदर इतना तो है ही। फिर लास्ट में 1 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 8, इन चारों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो अगर किसी भी तरह की तुम्हें इंक्वायरी करना है। तो आई होप फॉर नेक्स्ट 2 years यू विल बी वर्किंग हार्ड फॉर योर फ्यूचर विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टिव, मतलब किसी भी डिस्ट्रैक्शन के पीछे ना जाके केवल हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।